हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का हम लोग जो जिज्ञासा विज्ञान था उसका 10 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुल जो है 12 अध्याय है, 12 चैप्टर्स है, जिसमें 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे जो चैप्टर 11 है, जिसका नाम है प्रकृति की अमूल संपदा। तो प्रकृति की जो अमूल संपदा है, जैसे वायु हो गया ना, जल हो गया, इस सब के बारे में हम लोग खूब अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा साइंस क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी से, ठीक है। तो भूमि और सूर्या जो है छुट्टियों में अज्जी दादी के गांव जाते हैं, जो पश्चिमी घाट में है। ये छुट्टी में अपने दादी के पास जाते हैं और उनके दादी का जो घर है किधर है, पश्चिमी घाट में है। वहां का वातावरण शुद्ध है, ठंडा है और सुंदर है। पेड़ है, झरना है, पक्षी है और बहुत सारे जानवरों से यह समृद्ध है। बहुत सारे वहां पे पेड़ पौधा है, बहुत तरह के जानवर भी है। अज्जी बताती है कि यह स्थान प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। तो दादी बताती है यहाँ पे बहुत सारा प्राकृतिक संपदा है जो पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। स्वच्छ वायु है, उपजाऊ मृदा है, पर्याप्त धूप है और पेड़ पौधे जो भोजन भी दे रहे हैं और जानवरों को रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं, आश्रय भी दे रहे हैं। अब हम लोग प्राकृतिक जो संपदा है, जो अमूल संपदा है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है क्या, वायु। तो वायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु का महत्व क्या है भैया? तो देखिए, कोई भी जीव हो उसको जीवित रहने के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन का कोई जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को जिंदा रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपका वायु, ठीक है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन को तो जिंदा रह नहीं पाएंगे। हम कुछ दिन बिना भोजन और जल के जीवित रह सकते हैं। कुछ दिन अगर भोजन नहीं मिले, जल नहीं मिले, ये भी जरूरी है, बट कुछ दिन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। लेकिन वायु के बिना हम लोग कुछ ही क्षण रह सकते हैं, उसके बाद मर जाएंगे। तो बिना वायु को हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए वायु जो है एक महत्वपूर्ण संपदा है जीवित पदार्थों के लिए। अब वायु में कौन कौन सा चीज होता है? वायु में याद रखिएगा सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन जो 78% के लगभग होता है, ऑक्सीजन जो 21% होता है और उसके बाद अन्य गैस होता है। तो पहले हो गया आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। वायु का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वायु का और भी हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक हो गया आपका श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह जो पवन चक्की आप देख रहे हैं, इसको घुमाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वायु का इस्तेमाल करते हैं और इसी से विद्युत भी बनता है। तो पवन चक्की चलाने में वायु का इस्तेमाल होता है, कपड़े को सुखाने में वायु का इस्तेमाल होता है और हवा से जो चलने वाला फिरकी है, चक्री है, जिसको हम लोग खूब चलाते हैं, उसमें भी क्या है, हवा का उपयोग है। हवा का वहां पे भी जरूरत है। पवन ऊर्जा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह क्या होता है, यह आपका पवन चक्की होता है। इससे पवन गुजरता है, हवा गुजरता है, तो उस हवा को यह विद्युत में बदल देता है। तो हवा जो होता है, हवा पवन चक्की को घुमाकर बिजली बनाती है। तो पवन चक्की जो है बिजली बनाने में काम आता है। कब? जब उससे हवा गुजरेगा तब। भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं जिनका नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा। तमिलनाडु में कौन है, मुपंडल, राजस्थान में भी है, जैसलमेर में, और महाराष्ट्र में भी है, ब्रह्मबेल में, ठीक है। ये सब में क्या है, पवन चक्की है। अगला जो महत्वपूर्ण संपदा है वह है जल। हवा के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, जल। क्योंकि जल ही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे पकाएंगे।
तो जल का भी बहुत ज्यादा महत्व है, जीवन के लिए आवश्यक है, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, उद्योग में, ये सब जगह हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। धरती का 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है वो जल से क्या है, ढका हुआ है। 3 भाग में 2 भाग क्या है, जल है। परंतु अधिकतर जो जल है वो नमकीन है, जिसको खारा बोलते हैं। तो समुद्र में जो जल है वो नमकीन जल है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, जिसको हम लोग खारा जल बोलते हैं, नमकीन जल बोलते हैं, जो हम नहीं पी सकते। जब उसको हम मीठा नहीं करेंगे, उसमें से सॉल्ट को नहीं निकालेंगे, तब तक हम उस जल का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो पीने वाला पानी है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो जल के अलग अलग स्रोत हैं, वर्षा हो गया, नदियां हो गया, झील हो गया, पोखरा हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, और भूजल जो जमीन के नीचे से हम लोग चापाकल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से निकालते हैं। अब जल का समस्या क्या है, पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने वाला पानी क्या है, कम है। तो मीठा जो जल है वो कम है। तो मीठे जल के स्रोत जो है सीमित है। कई जगहों पर लोगों को पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं मिलता है, न तालाब के रूप में, न नदी के रूप में, और न ही भूजल के रूप में। भूजल भी नहीं है, तालाब वाला जल भी नहीं है, और नदी भी नहीं है। तो वहां पे लोगों को बहुत दिक्कत होता है जल के लिए, और बहुत दूर से उनको जल को ढोकर लाना पड़ता है। तो इसीलिए जल को हम लोगों को संरक्षित करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। इसलिए नल आपको खुला नहीं छोड़ना है, ताकि पानी उसे बर्बाद नहीं हो। पाइपलाइन लीकेज अगर हो तो उसको बंद कर देना है। वर्षा जल का संचयन करें, वर्षा के द्वारा जो जल आ रहा है उसको छत पर रोके, उसको टैंक में रोके, एक जगह उसको इकट्ठा करें, उसको बर्बाद होने नहीं देना है। पानी को पुनः उपयोग करें। एक बार जो पानी हम लोग नहा लिए, पानी बर्बाद हो गया, लेकिन बहुत जगह पे देखिएगा जहां पर पानी का मात्रा बहुत कम है, वहां पे पानी का बहुत बार बार उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, खाना पकाते समय चावल को धोए, ये सब धोने के बाद जो पानी निकलता है उतना गंदा तो नहीं रहता, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसका इस्तेमाल जो है फ्लश करने में, बाथरूम सब में जो हम लोग पानी डालते हैं ऊपर से, उसको साफ करने में इस्तेमाल हो जाता है। कुछ पारंपरिक भी विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग जल को क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। तो देखिए, एक परंपरा तो यह हो गया, ये आज भी चलता है ना, छत पर पानी आता है, उसको पाइप के द्वारा एक टैंक में डालते हैं, फिर इस टैंक से जमीन के नीचे जो है एक टैंक, उसमें डाल देते हैं, और यह जल जो है वो आपका जमीन के नीचे चला जाता है, जिससे भूजल का स्तर जो है बढ़ जाता है, और चापाकल से यही पानी आपको मिल जाएगा। तो बावड़िया हो गया ना, कुएं हो गया, तालाब हो गया, ये पारंपरिक जल संरक्षण के विधि है, नियम है। राजस्थान में, गुजरात में वर्षा जल संग्रह करने की अलग अलग परंपरा है। बावड़ी क्या है, तो गहरे गड्ढों में पत्थरों से बनी संरचनाएं जो वर्षा जल और नदी का जल संग्रह करती थी। तो जैसे हम लोग तालाब बनाते हैं ना, वैसे ही एक गड्ढा होता है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, इसमें बहुत सारा पत्थर को रखा जाता है, और उसमें जल को संग्रह किया जाता है, जल को जमा किया जाता है। तो यह जो है आपका राजस्थान में है, बावड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, तुर्जी का झलरा, जो जोधपुर राजस्थान में है, और यह क्या आपका बावड़ी है। उदाहरण, तुर्जी का झलरा जो जोधपुर राजस्थान में है। अब जल जो है, ठीक है, जो जल हम लोग पीते हैं वो प्रदूषित भी हो जा रहा है। तालाब को हम लोग प्रदूषित कर दिए, नदी को प्रदूषित कर दिए, समुद्र को भी प्रदूषित कर रहे हैं ना। ये जो भी जल का क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो घरों और उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट है, घर से जो गंदगी निकल रहा है पानी के रास्ते ना, जो उद्योग है उससे जो अपशिष्ट जल निकल रहा है वो नदी में जा रहा है, झील में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, और उसको क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। इसमें प्लास्टिक है, थैलियां है, और बहुत सारे रसायन है, जो जल का जो भी स्रोत है, नदी में जल हो, तालाब में जल हो, पोखरा में जल हो, उस सब को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। अब प्रदूषित जल का बहुत सारा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके दुष्परिणाम भी हैं। पीने लायक जल का कम हो जाता है, पीने लायक पानी का हो गया, कम हो गया, जो पानी था हम उसको गंदा कर दिए।
जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब किसी नदी में गंदा पानी जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, पॉलीथीन जाएगा, कचरा जाएगा, तो पूरा जल जो होगा दूषित हो जाएगा। और उसी जल का उपयोग जो है जो जलीय जीव है वो करते हैं, तो उनका जिंदगी क्या होगा, खतरा में पड़ जाएगा। उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सही से खाना नहीं मिलेगा, और इस कारण उनका संख्या डे बाय डे, दिन ब दिन घटने लगेगा, कम होने लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, सूर्य से ऊर्जा। तो सूर्य जो है ना, जीव के लिए, किसी प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऊर्जा का स्रोत है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानवर हो वो किस पे निर्भर है, वो आपका सूर्य पे ही निर्भर है, केवल दिन और रात के लिए नहीं। हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं या चिकन मटन खाते हैं। जो चिकन मटन खाते हैं वो भी क्या खाता है, साग सब्जी खाता है। तो साग सब्जी को जो ऊर्जा मिलता है, वो जो अपना खाना बनाता है, जो अपना ग्रोथ करता है, किससे, सूरज की रोशनी से। तो सूरज ही नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, फिर हम खाएंगे क्या, जो जानवर है वो क्या खाएंगे, तो हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी पौधे और जीव जंतु सीधे या परोक्ष रूप से, सीधे प्लांट सीधे लाइट ले लिया, हम लोग को काम तो हिले है, लेकिन उसी प्लांट को तो खाना है, तो परोक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर रहते हैं। अब सूर्य का बहुत सारा उपयोग हो गया, भोजन बनाने में, कपड़ा को सुखाने में, सोलर जो कुकर होता है उसमें, सोलर जो पैनल होता है उसमें, सोलर जो जल होता है उसमें, हम सभी में सूर्य के रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं। सूर्य की गर्मी से वस्त्र जो होता है सूखता है। सूर्य की उष्मा से खाना पकाया जाता है ना, जो होता है आपका स्टोव। सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न किया जाता है सोलर पैनल में, और पानी गर्म करने में उपयोग होता है सोलर जल उष्मक। अगर सूर्य ना दिखाई दे तो क्या होगा, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा, जीवित रहने में दिक्कत हो जाएगा, हर एक प्राणी संकट में आ जाएगा। दिन में भी कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होगी। एक तो दिन रात वाला मामला समाप्त हो जाएगा, केवल रात ही रहेगा। तो दिन में भी हम लोगों को रोशनी चाहिए, रात में भी रोशनी चाहिए। फसलें नहीं उगेंगे, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। तो जल वायु के साथ साथ सूर्य का रहना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यही तो है, सूर्य बहुत दूर है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर अर्थ के नजदीक रहा था तो उसको भी छेड़छाड़ करके, उसको भी तेला बेला कर और के उसको भी खत्म कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाले जानते हैं ये सब खुरपाती करेगा, इसीलिए उसको बहुत दूर रखे हैं, ताकि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सके। क्योंकि इतना गर्मी है, जब पहुंचेंगे तो पिघलाइए देगा, जलाइए देगा। अब हम लोग अगला बात करेंगे वन। तो वन हमारे जीवन के लिए, वन जो है किसी प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये संपदा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है और इसका क्या महत्व है। वृक्ष, झाड़ियां, पौधों की संघनता वाले क्षेत्र को वन कहते हैं। वन में आप क्या देखिएगा, वन में आपको बहुत तरह के वृक्ष मिलेंगे ना, बहुत तरह के आपको पौधा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, कोई बड़ा मिलेगा, बहुत तरह के घास मिलेंगे ना, बहुत तरह का झाड़ी मिलेगा आपको, बहुत तरह का शाक मिलेगा, और उसमें बहुत तरह के जानवर भी आपको मिलेंगे, छोटा से बड़ा जानवर भी आपको उसमें दिख जाएंगे। और वहां पे जो जीवों को है, जो जानवर है, उनको भोजन मिल रहा है, आश्रय मिल रहा है, और उनको वहां से ऑक्सीजन भी प्राप्त हो रहा है। तो वन का बहुत सारा लाभ है। मिट्टी को बहने से रोकता है, मतलब मृदा अपरदन रोकना। वर्षा में सहायक होता है, यहाँ से औषधि भी मिल रहा है, लकड़ी भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, जानवरों को चारा भी मिल रहा है, और ईंधन भी देता है। देखिए कितना चीज दे रहा है, फिर भी हम लोग जंगल को काटे जा रहे हैं। और यह जैव विविधता को बनाए रखता है, मतलब यहाँ पे बहुत तरह के जीव होते हैं, अलग अलग पेड़ पौधा होता है, अलग अलग जानवर होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, किसी का सिंह है किसी का सिंह नहीं है, तो अलग तरह के जानवर मिलेंगे और अलग तरह के पेड़ पौधा मिलेंगे ना। कोई सीधा जा रहा है, किसी में डाल है, किसी में डाल नहीं है ना, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई जमीन पर रेंग के चल रहा है तो कोई सीधा जा रहा है, कोई किसी को किसी पेड़ को पौधा को पकड़ के चल रहा है, जिसको हम लोग पढ़े थे सर्पी लता ना, आरोही लता।
अब वनों की कटाई अगर करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा है। भूमि कटेगा, अगर वन को काटेगा तो वहां का भूमि भी कट जाएगा, और जैसे ही बाढ़ आएगा, पानी बरसेगा, वो सारा मिट्टी दह जाएगा, वर्षा की कमी होगा। क्योंकि पेड़ पौधा से याद रखिएगा, जिस तरह पानी निकलता है, पानी सूख जाता है, पानी वाष्पित हो जाता है, तो पेड़ पौधा से भी बहुत अधिक मात्रा में पानी वाष्पित होता है उनके पत्तों के द्वारा। तो पेड़ पौधा में उनके पत्तों के द्वारा बहुत अधिक पानी वाष्पित होता है, जो ऊपर जाता है, बादल बनाता है, और उसी से बारिश होता है। तो बारिश को कराने में पौधों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जीवन के आवास का नाश, जो जीव है उनका आवास खत्म हो गया, पर्यावरण जो है असंतुलन हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो हमें वन संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, वनों को कटने से बचाना जाना चाहिए। वन महोत्सव जुलाई में हम लोग नए पौधे लगाए जाते हैं, और इस को हम लोग क्या बोलते हैं, वन महोत्सव। चिपको आंदोलन, ये एक ऐसा आंदोलन था उत्तराखंड में, जिनमें बहुत सारे महिलाओं ने पेड़ को, जंगल को कटने से बचाया। इनका तरीका क्या था, जो पेड़ था, जो कटने वाला था जंगल, उस सारे पेड़ को ये क्या करते थे, उस पेड़ के आसपास ये चिपक जाते थे, और उस पेड़ को इन्होंने कटने से बचाया। तो ये पेड़ को एक तरह से क्या करते थे, बांध लेते थे और उससे चिपक जाते थे, जिससे ये पेड़ जो है लोग नहीं काट पाए। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो 11वां चैप्टर था जिज्ञासा विज्ञान का, उसका पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और एक पार्ट हो गया है कंप्लीट। दूसरे पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये सारा बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में आपका जो दोस्त है उसको भी इस चैनल से जोड़िए, उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ ले। केवल आप पढ़ेगा तो कैसे होगा, दोस्त को भी तो हेल्प करना है। दोस्त को शेयर कर दीजिए और उसको बोलिए कि वो भी इसका नोट्स बना ले। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाइए, और यह जो पीडीएफ देख रहे हैं, शानदार पीडीएफ, इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।